जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। तो साथियों चलिए हो जाए तैयार, क्योंकि हम लोग लेके आ गए हैं आप लोगों के लिए बिहार पुलिस का साइंस का एक और नया वीडियो। चलिए साथियों बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे, शुरू करेंगे पहले प्रश्न से। तो आप सभी पेन कॉपी लेके बैठ जाएं, क्योंकि आज का सेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत मज़ेदार होने वाला है। चलिए साथियों शुरू करेंगे पहले प्रश्न से। तो देखिए पहला प्रश्न आपके सामने में है, रुकिएगा। देखिए पहला प्रश्न आपका है कि आयरन का परमाणु प्रतीक है। बताइए कि आयरन का परमाणु प्रतीक क्या हो जाएगा? क्या आपका Al हो जाएगा, या फिर Ir हो जाएगा, या फिर Fe हो जाएगा, या फिर I हो जाएगा? बताइए साथियों, इस सवाल का जवाब दीजिए। तो देखिए मेरे बहुत सारे प्रिय साथियों क्या करेंगे, IRON आयरन को इस तरह लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पे आगे में IR लिखा हुआ है, इस वजह से बहुत कोई क्या करेंगे, IR जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में है इसको टिक मार के आ जाएंगे, जो सरासर क्या है साथियों गलत है। तो साथियों क्या हो जाएगा, तो आयरन आपका क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी फेरस होता है। आयरन का क्या हो जाएगा, फेरस यानी Fe हो जाएगा साथियों। इसका सूत्र क्या हो, यानी परमाणु प्रतीक क्या हो जाएगा, Fe हो जाएगा। लेकिन कभी कभी आपके एग्जाम में ये भी पूछ दिया जाता है कि बताइए प्रिय छात्रों कि आयरन का परमाणु संख्या कितना होगा, तो 26 होगा। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए आपका जो यहाँ पे एल्युमिनियम है साथियों, एल्युमिनियम इसका भी अगर आपको पूछ दे तो एल्युमिनियम का कितना हो जाता है साथियों, 13 हो जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा साथियों। उसके बाद देखिए आपका सबसे नीचे जो आयोडीन है, आयोडीन आपका क्या है साथियों, अधातु है। क्या है, अधातु है। ये आपका क्या है, अधातु है। और ये एकमात्र ऐसा अधातु है साथियों जो आपका कैसा होता है, चमकीला होता है। जनरली क्या होता है, चमकीला जो गुण होता है ये आपका धातुओं का होता है, लेकिन आयोडीन जो है ये आपका अधातु है, लेकिन ये कैसा होता है, आपका चमकीला होता है। इन सभी बातों को भी आप लोग नोट करते हुए चलिएगा साथियों। तो बोलिए मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहला क्वेश्चन आपका। देखिए पहले के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे दूसरा प्रश्न में। देखिए दूसरा प्रश्न आपके सामने में कि जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था क्या है। संकरण मतलब हाइब्रिडाइजेशन पूछा साथियों। क्या आपका sp हो जाएगा, या फिर sp2 हो जाएगा, या फिर sp3 हो जाएगा, या फिर dsp2 हो जाएगा? बताइए साथियों। तो देखिए आपका ना कभी कभी बहुत आसान सवाल ये पूछ देता है कि जल जो है, जो आपका H2O होता है ये आपका क्या है, तो ये आपका क्या है साथियों, यौगिक होता है। क्या होता है आपका, जल एक यौगिक होता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। तो आपको क्या बोला कि परमाणु की संकरण अवस्था ना, तो आप ध्यान रखिएगा कि जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था जब भी पूछे कितना हो जाएगा साथियों, sp3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। इन सभी बातों को आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। देखिए आप लोग क्या कीजिए, पेन को भी लेके बैठे साथियों, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ हो ना उसको आप लोग नोट करते हुए चले और अपनी तैयारी को और मजबूत करें, हमारे साथ जुड़ करके चलेंगे। इसके बाद तीसरे प्रश्न में चलेंगे। देखिए तीसरा प्रश्न आपका, रुकिएगा थोड़ा सा, ये रहा तीसरा प्रश्न। देखिए तीसरा प्रश्न आप देखिएगा, यहाँ पे आपको खाली जगह दिया हुआ है साथियों। खाली जगह ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया। बताइए किसने? देखिए कोशिका में जो तरल जैविक पदार्थ होता है उसको जीव द्रव्य का नाम किसने दिया था? क्या आपका J.E. पुरकिंजे ने दिया था, या फिर रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था, या फिर रॉबर्ट हुक ने दिया था, या फिर स्लीडेन ने दिया था? बताइए साथियों। तो देखिए आपका जो जीव द्रव्य है ना साथियों, ये आपका कभी जीव द्रव्य नहीं पूछ करके सीधा क्या पूछता है, प्रोटोप्लाज्म भी पूछ देता है। प्रोटोप्लाज्म, देखिए आपको प्रोटोप्लाज्म बोले या फिर जीव द्रव्य बोले साथियों, एक ही बात है, आपको कंफ्यूज नहीं करना है। तो देखिए प्रोटोप्लाज्म जो है, जो जीव द्रव्य है, इसका नाम किसने दिया था? आपका J.E. पुरकिंजे। क्या साथियों, पुरकिंजे। देखिए पी से पुरकिंजे और पी से आपका प्रोटोप्लाज्म, इस तरह भी आप ध्यान रख सकते हैं साथियों। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए यहाँ से कुछ बातें और हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो आपका रॉबर्ट ब्राउन है ना साथियों, इन्होंने 1839 में किसका दिया था, केंद्रक का खोज किया था। कोशिका के अंदर अगर केंद्रक की बात करें तो किसने खोज किया था? आपका रॉबर्ट ब्राउन ने किया था साथियों। बाकी आपका जो ऑप्शन नंबर सी में रॉबर्ट हुक साहब है, इन्होंने 1665 ईस्वी में किसका खोज किया था, कोशिका का खोज किया था। कैसा कोशिका, तो मृत कोशिका। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा साथियों। और आपका जो है स्लीडेन साहब है, इसने और स्वान साहब ने, स्लीडेन और स्वान साहब ने दोनों ने मिलकर क्या दिया था साथियों, कोशिका सिद्धांत दिया था। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो बताइए कैसा लग रहा है आप लोगों को सेशन, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा साथियों? देखिए आपके अंदर जो वर्दी का जुनून है उसको अगर आपको पाना है तो हमारे साथ जुड़े और अपनी तैयारी को और मजबूत करें साथियों। चलेंगे इसके बाद अगले प्रश्न में, 3 के बाद चौथा प्रश्न। देखिए चौथा प्रश्न आपका है, चौथा प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक पादप भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। इन चारों में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक पादप भागों को क्या यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है? क्या आपका स्क्लेरेन कायमा हो जाएगा, या पैरेन कायमा हो जाएगा, या कोलेन कायमा हो जाएगा, या फिर क्लोरेन कायमा हो जाएगा? बताइए साथियों क्या जवाब हो जाएगा। तो देखिए साथियों आप लोग
इस तरह से मेहनत करते रहें। तो देखिए इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा, जो आपको कॉलन काइमा होता है ना साथियों, कौन कॉलन काइमा, ये क्या करता है, यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। आप इसको नोट कर लीजिएगा कि कॉलन काइमा जो होता है वो क्या करता है, पादप के भागों को, अस्थायी भागों को क्या करता है, यांत्रिक शक्ति प्रदान करने का काम करता है साथियों। यानी इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलेंगे 4 के बाद 5वां प्रश्न में। देखिए 5वां प्रश्न आपका क्या है कि हरी पत्तियाँ भोजन संग्रहित करती है, पदार्थ को किस रूप में। देखिए कहने का मतलब ये है कि पादपों में जो भोजन का संग्रहित होता है, भोजन जो जमा होता है, तो वो किस रूप में जमा होता है। क्या साथियों प्रोटीन के रूप में जमा होता है, या लिपिड के रूप में जमा होता है, या स्टार्च के रूप में रहता है, या सेल्यूलोज के रूप में रहता है। फटाफट आप लोग जवाब दें। तो देखिए साथियों, आप सबको पता है कि जो हरी पत्ती है ना, इसका रंग हरा क्यों होता है, क्योंकि कौन सा वर्णक पाया जाता है, क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है। इसी की मौजूदगी के कारण क्या होता है, पत्तियों का रंग हरा होता है साथियों, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और देखिए जो पत्तियां हैं ना साथियों, इस पत्तियों को क्या कहा जाता है, रसोई घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, रसोई घर कहा जाता है, यानी किचन कहा जाता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा साथियों। तो देखिए भोजन जो जमा रहता है वो आपका किस रूप में रहता है साथियों, स्टार्च के रूप में। किसके रूप में, स्टार्च के रूप में भोजन जमा रहता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा साथियों। अगर और आप जानिएगा तो देखिए पादप कोशिका जो होता है, पादप कोशिका में जो कोशिका भित्ति पाया जाता है वो आपका किससे बना होता है, सेल्यूलोज से बना होता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा साथियों। तो इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलेंगे इसके बाद अगले प्रश्न में, 5 के बाद 6वां प्रश्न। देखिए हम सबको क्या करते हैं, वोट देते हैं, और आपको वोट देना आपका अधिकार है साथियों, क्योंकि एक एक वोट का बहुत कीमत होता है। तो देखिए आप जब वोट देने जाते हैं तो आप देखिएगा कि आपकी उंगली में ना स्याही का प्रयोग किया जाता है। किसका, स्याही का प्रयोग। आप जब वोट देने जाइएगा तो आपकी उंगली में क्या करता है, स्याही लगाया जाता है। तो वो स्याही किसका होता बना हुआ, क्या बताइए साथियों। क्या सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही रहता है, या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड केमिकल युक्त स्याही रहता है, या फिर सिल्वर ब्रोमाइड केमिकल युक्त रहता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों बहुत प्यारा सवाल है और बहुत लॉजिक वाला सवाल है। इस तरह का सवाल को ना आप स्पेशली ध्यान रखिएगा। तो देखिए जो आपके उंगली में जो स्याही लगाया जाता है साथियों, वो आपका क्या हो जाता है, सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही रहता है। उसमें क्या रहता है, सिल्वर नाइट्रेट। अगर देखिए अगर आपको पूछ दे कि बताइए सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र क्या हो जाएगा, तो आप लिख लीजिएगा साथियों, AgNO3 हो जाता है साथियों। इस बात को आप ध्यान रखिएगा साथियों। और देखिए आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो जाएगा, MgO हो जाएगा साथियों। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। और आपका सिल्वर ब्रोमाइड यानी AgBr हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा साथियों। चलेंगे इसके बाद अगले प्रश्न में चलेंगे। तो देखिए इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। बताएं यहाँ पे अगर कुछ मिस है तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि हम लोग जानबूझ करके भी ना बहुत कुछ छोड़ते हैं, ताकि आप उसको कमेंट में बताएं साथियों। चलेंगे 6 के बाद 7वां प्रश्न में। देखिए 7वां प्रश्न आपके सामने में है कि लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता है, यानी लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा कोशिका अंग अनुपस्थित होता है। क्या कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है, या फिर तारक का अनुपस्थित रहता है, या फिर प्लेस्टिन अनुपस्थित रहता है, या फिर रसधानियाँ अनुपस्थित रहता है। बताइए साथियों कि सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा कोशिकांग अनुपस्थित होता है। तो देखिए साथियों, कोशिका भित्ति तो सभी पादप कोशिकाओं में रहता है साथियों, और प्लेस्टिन जिसको लवक बोला था ये भी रहता है, और रसधानी जिसको वैक्यूल बोला था ये भी रहता है साथियों। लेकिन जो आपका तारक का है ना, सेंट्रोमियर, ये आपका सभी पादप कोशिकाओं में ये आपका अनुपस्थित नहीं रहता है साथियों। तो इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आप यहाँ जो प्लास्टिड लिखा हुआ है इसको आप ध्यान रखिएगा कि इसका ना अपना DNA होता है। DNA इसका क्या होता है, अपना DNA इसका होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। एक आपका प्लास्टिड और एक आपका माइटोकॉन्ड्रिया, इन दोनों कोशिका अंग का ना अपना DNA होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा साथियों। तो चलते हैं इस सवाल के बाद चलते हैं अगले सवाल में। बोलिए आप लोगों को मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है साथियों। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े और आप अपने तैयारी को और मजबूत प्रदान करें। देखिए अगला सवाल है कि प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है। बताइए जो प्लाज्मोडियम है उसमें किस प्रकार का जनन होता है। क्या उसमें मुकुलन जनन होता है, या फिर बहुविभाजन द्वारा होता है, या द्विविभाजन द्वारा होता है, या फिर रीजनरेशन यानी पुनर्जनन होता है। बताइए साथियों। तो देखिए आप लोग जब तक जवाब दिए आप लोगों को कुछ बातें और बताते हैं कि ये जो आपका प्लाज्मोडियम है ना साथियों, ये प्लाज्मोडियम आपका क्या है, ये आपका है साथियों परजीवी है। क्या है, ये आपका परजीवी है। ये क्या साथियों, परजीवी है। और इसी प्लाज्मोडियम देखिए आप जान लीजिए इससे क्या होता है, मलेरिया होता है। इसी प्लाज्मोडियम के कारण क्या होता है साथियों, मलेरिया होता है। इसके कारण आपको क्या होता है, मलेरिया जो नामक आप रोग जानते हैं ना, मलेरिया, ये जो रोग होता है साथियों इसी प्लाज्मोडियम के कारण होता है। अब बताइए मलेरिया किसके कारण से होता है, तो आप इस बात को भी ध्यान रखिएगा। वो आपका जो मादा एनाफिलीज मच्छर होता है ना साथियों, मादा एनाफिलीज मच्छर, एनाफिलीज
एनाफिलिस, मादा एनाफिलिस जो मच्छर होता है ना साथियों, इसके काटने से क्या होता है, मलेरिया होता है। और अगर आप बताइएगा कि इसके बारे में जानकारी कौन दिया था हम लोगों को, तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था, रोनाल्ड रॉस। इन्हीं ने इस बात को बताने का काम किया था। तो देखिए साथियों, फिलहाल इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा कि प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है साथियों। तो प्लाज्मोडियम में आपका क्या हो जाएगा, बहुविभाजन। क्या हो जाएगा साथियों, बहुविभाजन होता है। क्या होता है, बहुविभाजन। इसमें बहु का मानी होता है बहुत, बहु का मानी यानी बहुत सारा जिसमें विभाजन होता है साथियों। तो इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलेंगे 8 के बाद 9वां प्रश्न में चलेंगे। देखिए प्रश्न का 9 थोड़ा बड़ा है, इसको आप पढ़िएगा बढ़िया से। हाँ, थोड़ा सा बड़ा है साथियों, घबराइएगा नहीं। क्या है कि हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतानों में अनुवांशिकी स्थिरता कैसे सुनिश्चित करती है, बताइए। हाइड्रा में मुकुलन प्रक्रिया संतानों में अनुवांशिकता स्थिरता कैसे सुनिश्चित करती है। क्या पहला ऑप्शन है कि हाइड्रा में मुकुलन का उद्भव अर्धसूत्री विभाजन से होता है, या फिर हाइड्रा में मुकुलन का उद्भव समसूत्री विभाजन से होता है, या फिर एक हाइड्रा में मुकुलन दूसरे हाइड्रा के मुकुलन के साथ संयोजन करते हैं, या फिर हाइड्रा मुकुलन में पर्यावरणीय कारकों के कारण अनुवांशिक उत्परिवर्तन होता है। बताइए साथियों, इस सवाल का क्या जवाब हो जाएगा। तो देखिए साथियों, आपका जो प्रश्न का 9 है इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या कि हाइड्रा में जो है मुकुलन का उद्भव जो है वो समसूत्री, कैसा, समसूत्री विभाजन से होता है। कैसा होता है साथियों, समसूत्री विभाजन से होता है। यानी इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए हाइड्रा के बारे में एक बात ये भी जान लीजिए, ये आपका कैसा जीव है साथियों, ये आपका एक कोशिकीय जीव है। कैसा है, एक कोशिकीय जीव है। अब एक कोशिकीय जीव किसको बोलते हैं साथियों, जो ना आपका एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है उसको एक कोशिकीय जीव बोला जाता है। चलेंगे इसके बाद अगले प्रश्न में, 9 के बाद 10वां प्रश्न। देखिए थोड़ा बराबर आया है क्वेश्चन सब, आपको घबराना नहीं है, बस आसानी से पढ़िए और इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि कुछ सरीसृपों में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है। ठीक है, ये देखा गया है कि इनमें क्या होगा, एक बार और पढ़ लीजिए कि कुछ सरीसृपों में लिंग का जो निर्धारण है पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये देखा गया है कि इनमें क्या होगा कि लिंग निर्धारण अनुवांशिकी कारकों पर निर्भर करता है, या फिर नवजात पर्यावरण के अनुसार अपना लिंग बदल सकते हैं, या फिर लिंग निर्धारण निषेचित अंडे के उष्मायन ताप पर निर्भर करता है, या फिर दूसरे जानवरों की उपस्थिति पर निर्भर करता है। तो देखिए साथियों, सरीसृपों में ना जो लिंग का निर्धारण होता है ना वो पर्यावरण पर निर्भर करता है। और कैसा पर्यावरण, तो तापमान पर। किस पर साथियों, तापमान पर निर्भर करता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा साथियों, जो लिंग निर्धारण निषेचित अंडे के उष्मायन ताप पर निर्भर करता है। जो अंडा निषेचित होता है ना उसका उष्मायन पर यानी हीट पर निर्भर करता है कि यानी अगर हीट ज़्यादा होगा या हीट कम होगा तो वो मेल होगा कि फीमेल होगा, वो किस पर डिपेंड करता है, उष्मायन ताप पर निर्भर करता है साथियों। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलेंगे 10 के बाद 11वां प्रश्न में चलेंगे। देखिए 11वां प्रश्न आपके सामने में है, यहाँ पे आपको खाली जगह दिया हुआ है। खाली जगह में मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। बताइए हमारे शरीर के अंदर समन्वय केंद्र कौन सा हो जाएगा, क्या फुफ्फुस में फेफड़ा हो जाएगा, या फिर मूत्राशय यानी जिसको यूरेथ्रा बोलते हैं साथियों, या फिर हमारा मस्तिष्क या हमारा हृदय। तो देखिए साथियों, अगर आपको पूछे कि हमारे शरीर के अंदर ना सबसे बिजी ऑर्गन यानी सबसे बिजी अगर ऑर्गन कभी अगर आपको पूछ दे तो साथियों आपका सबसे बिजी ऑर्गन कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका हृदय हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। और हम लोगों का हृदय कितने कोष्ठकों में बताया चेंबर में, तो 4 चेंबर में बटा है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए शरीर का मुख्य समन्वयन केंद्र कौन है साथियों, तो आपका कौन हो जाएगा, आपका मस्तिष्क, जिसको ब्रेन कहा जाता है। क्या बोलते हैं, तो जिसको ब्रेन कहा जाता है यानी मस्तिष्क। यानी इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलेंगे 11 के बाद 12वां प्रश्न में। देखिए 12वां प्रश्न आपका क्या है कि कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल किसका गुण है। तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, CaCO3 होता है। ये आपका होता है क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। ये का बना हुआ कंकाल किसका होता है, देखिए क्या प्रोटोकॉर्डेटा का होता है, या फिर आर्थ्रोपोडा का कंकाल होता है, या फिर मोलस्का का होता है, या इकाइनोडर्मेटा का होता है। बताइए साथियों, जो किसका जो कंकाल है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो इकाइनोडर्मेटा इसका जो कंकाल होता है ना साथियों, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट यही आपका किसका और सूत्र होता है, संगमरमर का भी होता है। किसका साथियों, संगमरमर का होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और अगर पूछे तो आप ये भी ध्यान रखिएगा, जो अंडा होता है ना साथियों, अंडा का जो बाहरी परत है, अंडा का बाहरी जो परत है व्हाइट वाला, उसका भी अगर आपको सूत्र पूछ दे साथियों तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट ही होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा साथियों। चलेंगे 12 के बाद 13वां प्रश्न में चलेंगे। देखिए 13वां प्रश्न आपका है कि एक अपसारी दर्पण, देखिए अपसारी को बोलते हैं डाइवर्जेंट,
यानी डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट यानी जो ना क्या करता है, फैला देता है, जो प्रकाश को क्या करता है, फैलाने का काम करता है। एक होता है कन्वर्जेंट, एक होता है डाइवर्जेंट, यानी एक होता है अभिसारी, एक होता है अपसारी। तो अपसारी दर्पण कौन सा हो जाएगा साथियों, क्या आपका समतल दर्पण हो जाएगा, या उत्तल दर्पण हो जाएगा, या एक अवतल दर्पण हो जाएगा, या फिर एक सेविक दर्पण हो जाएगा, बताइए साथियों। तो देखिए आप सब ध्यान रखिएगा कि अपसारी दर्पण कौन हो जाएगा आपका, एक आपका उत्तल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, उत्तल दर्पण हो जाएगा। और आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो बात अगर उत्तल दर्पण में है तो वो उसमें क्या हो जाएगा, अवतल लेंस में हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, दर्पण और लेंस में क्या फ़र्क है कि यहाँ पे जो गुण दर्पण में होगा उसका वो उसका उल्टा हो जाएगा। जैसे अगर उत्तल दर्पण में अगर जो गुण है तो उसमें अवतल लेंस में वो गुण हो जाएगा, और वहाँ पे यहाँ पे अगर अवतल दर्पण में जो गुण है तो वहाँ पे उत्तल लेंस में वो गुण सेम टू सेम दिखता है साथियों। तो देखिए आपका उत्तल दर्पण जो है वो क्या होता है, अपसारी होता है। अगर आपको अवतल दर्पण की बात करता है, अवतल दर्पण ये क्या होता है, आपका अभिसारी हो जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा साथियों। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलेंगे इसके बाद अगले प्रश्न में। देखिए अगला प्रश्न आपका है 14वां प्रश्न है कि यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना होता है तथा इसका वेग आधा हो जाता है तो वस्तु का संवेग होगा। तो देखिए बहुत इजी है, आप क्या किया, संवेग होगा ना, तो संवेग होता है P बराबर क्या होता है, m/v, ये होता है। अब क्या बोला है कि वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना, तो आप क्या कीजिए ना साथियों 4m कर दीजिए। और क्या बोला, वेग कितना बोला है, वेग बोला है इसका वेग आधा, तो यानी v/2 कर दीजिए। अब जब इसको काटेगा 2 कम 2, 2 दूनी 4, तो अब देखिए P बराबर क्या हो जाएगा, 2mv हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा साथियों, 2 गुना हो जाएगा। तो इसका संवेग अब कितना हो जाएगा साथियों, 2 गुना हो जाएगा। और 2 किधर है साथियों, 2 गुना, यानी ऑप्शन बी में है। क्या है, ऑप्शन बी में है, यानी 2 गुना हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलेंगे 14 के बाद 15वां प्रश्न में चलेंगे। देखिए 15वां प्रश्न आपका है कि विद्युत उपकरणों को अति भारण के कारण लघु पतन से सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि है। देखिए जब आपका जो सब भी, जैसे आप पंखा हो गया, बल्ब हो गया, जो भी आप यूज़ करते हैं अपने घरों में, जब आपका अति भारण हो जाता है, ओवरलोड हो जाता है, तो उस समय जब शॉर्ट सर्किट होता है ना साथियों, तो शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए आपका जो जितना सर भी सामान लगा हुआ घर में, पंखा, AC, फ्रिज, जो भी हो वटेवर, उसको सुरक्षित रखने के लिए आप कौन सा विधि को अपनाते हैं? क्या आप भूसंपर्क करना चाहते हैं, भूसंपर्क करके आप बचाते हैं, या फिर विद्युत मीटर का उपयोग करते हैं, या फिर स्टेबलाइजर का, या फिर फ्यूज़ का उपयोग करते हैं? तो देखिए साथियों, आप किसका इस्तेमाल करते हैं, फ्यूज़ का इस्तेमाल करते हैं। किसका, फ्यूज़ का इस्तेमाल करते हैं। अगर कभी अत्यधिक वोल्टेज हो जाता है, जब अगर शॉर्ट सर्किट होता है, तो उसमें क्या होता है, ये आपका पिघल करके ये गल जाता है, और ना जो करंट है, जो धारा प्रवाह है, उसको वो रोक देता है, जिस वजह से क्या होता है कि आपके घरों में जितना सारा भी युक्ति लगा हुआ रहता है, डिवाइस लगा हुआ रहता है, उसमें आपको कोई भी नुकसान नहीं होता है साथियों। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलेंगे 15 के बाद 16वां प्रश्न में चलेंगे। देखिए 16वां प्रश्न आपका क्या है कि निम्न में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत में मिलता है? बताइए कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत में मिलता है? क्या आपका सोना मिलता है, या फिर थोरियम मिलता है, या कोयला मिलता है, या पेट्रोल मिलता है? तो साथियों देखिए मोनाजाइट रेत में क्या मिलता है, आपका थोरियम मिलता है। क्या मिलता है साथियों, थोरियम मिलता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। यानी इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। कोयले का कितना प्रकार होता है साथियों, 4 प्रकार होता है। और सबसे ज़्यादा किस राज्य में, तो झारखंड में। किसमें साथियों, झारखंड में सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और सोना जो है ये आपका क्या होता है, प्रकृति में मुक्त रूप में पाया जाता है। चलिए साथियों 16 के बाद 17वां प्रश्न। देखिए 17वां प्रश्न आपका क्या है कि यहाँ पे आपका खाली जगह है, खाली जगह में SER यानी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विष तथा दवाओं को निरावीसीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो कौन आपका, क्या मस्तिष्क कोशिकाओं में, या फिर यकृत कोशिकाओं में, या वीर्य कोशिकाओं में, या फिर अग्नाशय कोशिकाओं में? तो बताइए साथियों क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, यकृत कोशिकाओं में। यकृत कोशिकाओं में जो SER होता है ना साथियों, SER यानी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो क्या करता है, यानी जहर तथा दवाओं को निष्करण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी आप जो दवाई खाते हैं, जो आदमी यानी क्या करता है, सुसाइड करने के लिए दवाई खाता है, उस दवाई को निरावीसीकरण करने में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यकृत कोशिकाओं में जो SER होता है ना, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वही इसका रोल निभाता है साथियों। यानी इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलेंगे 17 के बाद 18वां प्रश्न चलेंगे। देखिए 18वां प्रश्न काफ़ी बड़ा है, रुकिएगा आप लोग। अच्छा इसका कुछ ऑप्शन उस पार भी चले गया साथियों, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग ना यहीं पे मिला लेंगे। देखिए 18वां प्रश्न आपका क्या है, 18वां प्रश्न, तो साथियों यहाँ पे आपको कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है। देखिए कॉलम 1 जो है कॉलम उसको 2 से मिलाना, तो मिलाइए आप लोग। देखिए द्रव संयोजी उत्तक यानी तरल संयोजी उत्तक आपका क्या हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा आपका रक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रक्त जो है वो आपका क्या होता है,
द्रव संयोजी उत्तक या फिर तरल संयोजी उत्तक होता है। और साथ ही आपका जो उपकला उत्तक है ये क्या हो जाएगा, आपका त्वचा हो जाएगा। त्वचा क्या हो जाएगा साथियों, उपकला उत्तक हो जाएगा। उसका देखिए आपका यानी जोड़ों की सतह जो है साथियों, जोड़ों की सतह ये हो जाएगा आपका उपास्थि हो जाएगा, उपास्थि। और तंत्रिका जो उत्तक है ना साथियों, ये तंत्रिका उत्तक आपका क्या हो जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड हो जाएगा। तो आप लोग खुद से मिला लीजिए, देखिए क्या हो जाएगा, एक का क्या हो जाएगा साथियों, एक का हो जाएगा 3 हो जाएगा, एक का 3 हो जाएगा। उसके बाद दूसरे का क्या हो जाएगा, रुकिएगा आप लोग, एक का क्या हो जाएगा साथियों, 3 हो जाएगा, एक का 3। उसके बाद दूसरे का अगर आप देखिएगा तो दूसरा का दूसरा ही हो जाएगा। उसके बाद तीसरे को अगर आप मिलाइएगा तो तीसरे का 3 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और चौथे को मिलाइएगा तो चौथे का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जो भी ऑप्शन में दिखेगा उसको आप टिक मार लीजिएगा साथियों, इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा। चलेंगे 18 के बाद 19वां प्रश्न में चलेंगे। देखिए 19वां प्रश्न चलेंगे, 18 के बाद 19वां प्रश्न। देखिए 19वां प्रश्न आपका क्या है, ये भी थोड़ा सा बड़ा है, इसको हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद आसानी से इसका हल निकालेंगे। देखिए क्या आपका है कि यह सिद्ध करने के लिए कि जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक अणुओं से हुई है, ठीक है, मिलर और यूरे द्वारा एक प्रयोग किया गया था। उन्होंने जो गैसें ली थी वो कौन सी गैसें थी बताइए, क्या वो गैसें इथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन थी, या फिर वो गैसें आपका मीथेन, इथेन और हाइड्रोजन थी, या फिर वो गैसें आपका अमोनिया, पेंटेन, हाइड्रोजन सल्फाइड थी, या फिर वो गैसें आपका मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन थी। बताइए साथियों इस सवाल का क्या जवाब हो जाएगा। तो देखिए साथियों उन्होंने जो गैसें ली थी उसमें क्या था, मीथेन, हाइड्रोजन और अमोनिया, यानी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन डी हो जाएगा। अमोनिया, हाइड्रोजन और मीथेन लिया था, क्या लिया था, अमोनिया, हाइड्रोजन और मीथेन, यानी मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन को लेकर के वो क्या किया था, एक्सपेरिमेंट करने का कोशिश किया था। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलेंगे 19 के बाद 20वां प्रश्न में चलेंगे। देखिए 20वां प्रश्न आप देखिए कि 20वां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है। तो देखिए साथियों आप लोग ध्यान रखिएगा, ध्वनि ना सबसे तेज गति से सॉलिड में चलती है, उसके बाद सबसे तेज सॉलिड में, फिर उसके बाद लिक्विड में और सबसे कम गैस में, ठीक है साथियों। तो देखिए आप देखिएगा तो क्या यहाँ पे ऑप्शन में देखिए तो वायु क्या आपका गैस है, पानी आपका द्रव है, निर्वात देखिए निर्वात में तो आपका ध्वनि गमन करेगा ही नहीं, क्योंकि उसको गमन करने के लिए क्या चाहिए, वो एक माध्यम चाहिए, तो निर्वात में तो वो गमन करेगा नहीं। बचा स्टील क्या होता है, आपका सॉलिड होता है, ये आपका सॉलिड हो जाता है, ये आपका लिक्विड हो जाता है साथियों, और ये आपका गैस हो जाता है। अब आप खुद बताइए कि ध्वनि सबसे तेज गति से किस में चलेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी स्टील में सबसे तेज गति से वो क्या करेगा, गमन करेगा। चलेंगे साथियों 20 के बाद 21वां प्रश्न में चलेंगे। देखिए 21वां प्रश्न आपका क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा मिश्रण है, कौन सा क्या बोला मिश्रण है, क्या सोना मिश्रण है, या वायु मिश्रण है, या हीरा मिश्रण है, या फिर शुद्ध जल मिश्रण है। तो देखिए साथियों सोना आपका मिश्रण नहीं बल्कि ये आपका क्या है, एक तत्व है। सोना क्या है साथियों, तत्व है। वायु आपका क्या है, वायु आपका मिश्रण है साथियों। वायु क्या है, मिश्रण है। किसका मिश्रण है, तो गैसों का मिश्रण है। हीरा आपका क्या है साथियों, ये कार्बन का अपर रूप है, ठीक है। और शुद्ध जल ये भी आपका मिश्रण नहीं है, बल्कि जल आपका क्या है, यौगिक है साथियों। तो बताइए आपको मिश्रण पूछा था तो मिश्रण आपका क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और ये किसका मिश्रण होता है साथियों, ये गैसों का मिश्रण होता है। किसका, गैसों का मिश्रण होता है। अब बताइए इन गैसों में सबसे ज़्यादा कौन सा गैस पाया जाता है साथियों, नाइट्रोजन पाया जाता है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन। उसके बाद आपका कौन सा गैस, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना साथियों, 21%। इन सभी बातों को भी आप ध्यान रखिएगा। चलेंगे 21 के बाद 22वां प्रश्न में चलेंगे। देखिए 22वां प्रश्न, रुकिएगा थोड़ा सा आप लोग, हाँ ये रहा 22वां प्रश्न। इसको देखिए आप लोग क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं की अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम का सही निरूपण करता है। यानी धातुओं की अभिक्रियाशीलता के आधार पर घटते क्रम का सही निरूपण कौन करता है। क्या पहला ऑप्शन की सबसे अधिक पोटेशियम, फिर उसके बाद एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर कॉपर। सबसे अधिक कॉपर, फिर लोहा, फिर कैल्शियम, फिर जिंक। सबसे अधिक जिंक, फिर एल्युमिनियम, फिर सिल्वर, फिर पीबी यानी सीसा। सबसे अधिक सिल्वर, फिर लोहा, फिर कॉपर, फिर मैग्नीशियम। तो देखिए साथियों हम लोग ना क्या करते हैं, एक तरफ से देखते हैं। अगर यहाँ सबसे डी नंबर ऑप्शन में देखिएगा तो सबसे अधिक किसको लिया है, आपका एजी को। यानी एजी का है आपका, देखिएगा एजी आपका है, एजी सबसे नीचे में है, एजी आपका सबसे नीचे में साथियों। तो देखिए ये सबसे नीचे है। और आपका लोहा को देखिएगा तो लोहा आपका यहाँ पे है साथियों, लोहा आपका यहाँ पे है। तो क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि देखिए आपको घटते क्रम में बोला था, तो ये वाला होगा नहीं। तो आप सी नंबर ऑप्शन में देखिए जिंक आपका है, सबसे पहले जिंक को लिया, फिर एल्युमिनियम लिया है। तो देखिए आपका सबसे पहले जिंक को लिया है, फिर एल्युमिनियम को लिया है। देखिए अगर पहले एल्युमिनियम लेता फिर जिंक लेता तो सही होता, क्योंकि देखिए एल्युमिनियम आपका जिंक से अधिक क्रियाशील है, तो ये वाला भी आपका नहीं होगा साथियों। उसका देखिए ऑप्शन नंबर बी देखिए कि कॉपर जो है, कॉपर उसके बाद लोहा को लिया गया है,
कॉपर आपका कहाँ पे साथियों, कॉपर आपका यहाँ पे है और लोहा आपका कहाँ पे है, यहाँ पे है साथियों। देखिए आपका लोहा ज़्यादा क्रियाशील है किससे, कॉपर से, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा साथियों। और बचा कौन, ऑप्शन ए बचा। जब यही बचा तो यही तो होगा इस सवाल का जवाब। फिर भी देख लेते हैं। देखिए पोटेशियम सबसे अधिक है, पोटेशियम सबसे ऊपर है। उसके बाद आपका एल्युमिनियम, तो देखिए एल्युमिनियम आपका यहाँ पे, ये भी ठीक है अब तक ठीक है। उसका जिंक देखिए साथियों, जिंक ये भी ठीक है अब तक। उससे कम आपका कौन हो जाएगा, कॉपर, और कॉपर आपका कहाँ, यहाँ पे साथियों। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे 22 के बाद 23वां प्रश्न में चलेंगे। देखिए 23वां प्रश्न आपका है कि जल के अणु में बंध की प्रकृति है। जो जल का अणु होता है H2O, तो इस H2O में क्या होता है साथियों कि कैसा, यानी अणु में बंध की प्रकृति कैसा होता है, आप लोग बताइए। तो देखिए इसमें ना बंध की प्रकृति कैसा होता है साथियों, ये जो आपका हाइड्रोजन है इसका क्या, रुकिएगा थोड़ा सा, ये जो आपका हाइड्रोजन है इसमें बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। इसका क्या हो जाएगा साथियों, ऑक्सीजन का भी बाहर में कितना है, इधर भी क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रॉन, सॉरी एक यहाँ पे, रुकिएगा आप लोग, हाँ देखिए साथियों हाइड्रोजन का बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे दो, यार देखिए आप जब इसको बॉन्ड बनाइएगा ना, जब इसका बॉन्ड बनाइएगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में कितना, एक बॉन्ड बनता है, और इन दोनों के बीच में भी क्या होता है, एक बॉन्ड बनता है साथियों। तो देखिएगा, और ये जो बॉन्ड बनता है ना वो शेयरिंग करके बनता है, यानी इलेक्ट्रॉन का शेयर करके, यानी ये ऑक्सीजन क्या करता है, इसका एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करता है, और ये आपका ये हाइड्रोजन भी क्या करता है, इसका एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करता है। तो इस तरह शेयरिंग करके जो बॉन्ड बनाता है ना साथियों, उसको क्या, कौन सा बॉन्ड वाला बोला जाता है, सहसंयोजी आबंध बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सहसंयोजी आबंध बोला जाता है। और इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलेंगे 23 के बाद 24वां प्रश्न में चलेंगे। देखिए 24वां प्रश्न आपको बोला है कि C6H14 के लिए संरचनात्मक समावयव की संख्या क्या होगी। तो देखिए आप क्या कीजिए ना, आप समावयव बना लीजिए। जब आप इसका समावयव बनाइएगा तो देखिए फटाफट हम ना बनाने का कोशिश करते हैं, उसके बाद ना कितना होगा फिर हम लोग इसका जवाब दे देंगे। तो देखिए सबसे पहला तो यही हो जाएगा ना, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, पहला हो जाएगा, जिसका नाम क्या हो जाएगा साथियों, एन हेक्सेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एन हेक्सेन हो जाएगा। ठीक है, देखिए हम सिर्फ कार्बन इसलिए लिए क्योंकि देखिए जहाँ जहाँ पे हाइड्रोजन का जरूरत होगा उसको आप इजीली अपने से लगा लीजिएगा साथियों। उसका दूसरा देखिए, दूसरा अगर आप बनाइएगा तो कुछ इस प्रकार से बनेगा साथियों, 1 कार्बन यहाँ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां ले लिए। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक कार्बन लगा सकते हैं। जब इसका नाम आप रखिएगा तो 1 2 यानी 2 मिथाइल हो जाएगा, 2 मिथाइल पेंटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल, उसके बाद अगर काउंट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल पेंटेन हो जाएगा साथियों। ठीक है, उसके बाद देखिए इसके बाद अगर आप तीसरा देखिएगा तो और भी आपका बनेगा। किस तरह से बनेगा साथियों, तो आप इस तरह से भी इसको बना सकते हैं। किस तरह से, रुकिएगा देखिए हम आपको बना के दे रहे हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, यानी एक हाइड्रोजन, 1 कार्बन यहाँ पे और 1 कार्बन यहाँ पे। जब इसका आप काउंट कीजिएगा तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा साथियों, 2 और 2 डाई मिथाइल, 2 डाई मिथाइल, और कितना कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन को क्या बोलते हैं साथियों, मीथिल प्रोब्यूट, यानी ब्यूटेन हो जाएगा। ये आपका कितना हो गया, यहाँ तक 3 हो गया। उसके बाद देखिए 2 और बनेगा साथियों, आपका 2 और बनेगा, रुकिएगा 2 और बनेगा। एक आपका क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे आपको बना दे रहे हैं, घबराइए मत, 2 और बनेगा, यानी कुल मिला के 5 बनता है। तो एक आपका क्या बन जाएगा साथियों, रुकिए यहाँ पे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और एक आपका 5 कार्बन, और आप क्या कीजिए 1 कार्बन यहाँ लगा लीजिए। जब यहाँ पे लगाइएगा तो क्या हो जाएगा साथियों, 1 2 3 यानी 3 मिथाइल हो जाएगा, 3 मिथाइल। अब कार्बन कितना, 5 है, 5 कार्बन को क्या बोलते हैं, पेंटेन बोलते हैं, 3 मिथाइल पेंटेन। देखिए 1 2 3 4 हो गया, और एक और बनेगा। देखिए एक और बनेगा, आपको हम यहाँ पे बना दे रहे हैं। एक आपका कैसा बनेगा साथियों, एक आपका इस तरह से बनेगा। यहाँ पे ले लीजिए आप 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 1 कार्बन यहाँ लगा सकते हैं, 1 कार्बन यहाँ लगा सकते हैं। जब इसका अगर आप ये कीजिएगा तो यहाँ पे 2 3 क्या हो जाएगा, 2 3 डाई मिथाइल, 2 3 डाई मिथाइल, 4 कार्बन है ना, 4 कार्बन का क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। अब देखिए साथियों, अब अगर सबको आप काउंट कीजिएगा तो देखिए कितना, 1 2 3 4 5, यानी टोटल कितना इसका आइसो यानी समावयव हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलेंगे 24 के बाद 25वां प्रश्न और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न साथियों। देखिए अंतिम प्रश्न आपका क्या है कि अल्फा कण क्या होता है, बताइए अल्फा कण क्या है। क्या एक अपरमाणु कण होते हैं, या फिर अनआयनित हीलियम परमाणु होते हैं, या फिर एक उदासीन कण होते हैं, या फिर द्विआवेशित हीलियम आयन होते हैं। तो देखिए साथियों अल्फा कण जो होता है ना, वो आपका द्विआवेशित हीलियम आयन होते हैं। क्या होते हैं, द्विआवेशित हीलियम आयन होते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अल्फा के अलावा अगर आपको पूछ दे कि बीटा में कैसा चार्ज होता है साथियों, तो बीटा में कैसा चार्ज होता है, आप ध्यान रखिएगा कि इसमें ना निगेटिव चार्ज होता है। कैसा होता है, निगेटिव चार्ज। और आपको अगर गामा पूछ दे कि गामा में कैसा चार्ज होता है, तो इसमें 0 चार्ज होता है। क्या होता है साथियों, 0
चार्ज होता है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। तो बताइए साथियों, ये था आज के सेशन का अंतिम प्रश्न, यानी कुल हम लोगों ने 25 क्वेश्चन लेके आया। बताइए 25 क्वेश्चन आप लोगों को कैसा लगा। देखिए आप लोग क्या कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और वीडियो को देखते रहें और पेन को भी लेकर के उसको नोट करते चले, जो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ हो, ताकि क्या होगा ना, आपकी तैयारी और मजबूत होगा और आपका जो सपना है वो सपना आपका जरूर पूरा होगा साथियों। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।